Hello and good morning. Welcome to another session of the Indian Express. Today the date is 16 November. So let's get started. Here, finally Israeli troops have entered the Gaza City hospital. All right, they are searching room by room, but at the same time, we can also expect that now they will provide the medical aid. Okay, at least अभी के लिए उनको ये तो यकीन हो कि यहाँ पर हमास इन्वॉल्व नहीं है एंड लोगों की हालत देखकर कि आप इनको तो मदद कर ही सकते हैं. ओके सो अल शिफा हॉस्पिटल इन गाजा सिटी दिस इज देयर बिगेस्ट हॉस्पिटल. ये सब वो जो पेपर्स लीक हुए हैं ना इन पे टाइम वेस्ट मत करना, ये आपके एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. कतर. सो एज आई ऑलवेज टोल्ड यू सिंस स्टार्टिंग कि पहले हमास को रिलीज करने चाहिए इनके होस्टेजेस और इसका मीडिएटर कौन है? कतर. नॉट नॉट जस्ट विथ हमास बट जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनके जो भी लीडर्स वगैरह डील करते हैं वो कतर के थ्रू ही करते हैं. आप कह सकते हैं कि एक सेंचुरी बना हुआ है क्योंकि भले ही वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बट एट द सेम टाइम कुछ तो कम्युनिकेशन चाहिए ना उनसे, ताकि वॉयलेंस कम से कम हो. सिर्फ फाइट ही अगर करते रहेंगे तो हमेशा करते रह जाएंगे. सो वहां पर एग्री किया है हमास ने कि हम इनके 50 सिविलियन होस्टेजेस को रिलीज करेंगे अगर ये 3 दिन का सीज फायर एग्री करते हैं तो. अब ये 3 दिन का सीज फायर ही क्यों, तो ये तो ओनली टाइम कैन टेल वाई ओनली 3 days सीज फायर मांग रहे हैं वो लोग rather than permanent solution to something. ओके सो अब यहाँ पर चल रहा है एशिया पैसिफिक समिट. वहां पर यूएस और चाइना के बीच में जो मीटिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इनके बीच में रिलेशन काफी लो चल रहे हैं आजकल. ठीक है, इनके ट्रेड रिलेशंस हो या चाइना का ईरान के साथ डील हो. ठीक है, हम ईरान हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुआ करता था ऑयल का, सबसे ज्यादा ऑयल हम वहीं से परचेज करते थे. बट आफ्टर यूएस सैंक्शंस हमने यहाँ से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया. बट चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया. चाइना यूएस की नहीं सुनता और उसने इसराइल के साथ 25 years स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन की है. राइट. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट है ईरान. तो ईरान के साथ चाइना ने अपने रिलेशन में कोई कमी नहीं लाई है और ये चीज यूएस को इरिटेट करती है. ठीक है, ट्रेड में हमने बात की थी कि लेस देन 10 नैनोमीटर की चिप्स और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी कंपनी इनके साथ डील करती है उन कंपनीज को यूएसए ने मना किया है कि आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. देन ह्यूमन राइट्स कंसर्न, तो ये चाइना के जिनजियांग रीजन में होता है. वहाँ पर उइघुर पॉपुलेशन है विच इज़ बेसिकली मुस्लिम पॉपुलेशन. तो उनके कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं. अगर आप ये जिनजियांग प्रोविंस में वहाँ के मॉस्क वगैरह देखोगे ना, तो इन्होंने ना, चाइना ने क्या किया, ठीक है आपको परमिशन है अपने मॉस्क वगैरह, लेकिन उसका आर्किटेक्चर पूरी तरीके से चेंज कर दिया. उस पे जो डोम्स वगैरह हुआ करते थे या इस तरह की मीनार हुआ करती ना, वो सब उसने डिस्ट्रॉय कर दिए. उसने एक अलग ही, उसके यहाँ का जो आर्किटेक्चर होता है टिपिकल जो हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में देखते हैं इस तरह के, उसने वो आर्किटेक्चर अलाउ करें. ठीक है, उसने ये मना कर दिया ये डोम, पिलर्स और इस तरह की चीजें. तो एक बार यूट्यूब खोल के ना आप जिनजियांग रीजन के मॉस्क को देखना, आप समझ जाओगे कि चाइना को कितना ज्यादा प्रॉब्लम है. क्या आप मुस्लिम हो, यहाँ रह रहे हो, वो ठीक है, बट आप बाहर का आर्किटेक्चर नहीं फॉलो कर सकते. एशिया पैसिफिक लीडर्स का समिट चल रहा है, उसी की साइडलाइन पर ये मिलेंगे. और इंडिया इसका मेंबर नहीं है. अभी मैं आपके साथ इसको पूरा डिटेल में भी डिस्कस करूंगा. और इनके रिलेशन और कैसे नीचे गए, तो यूएस ने एक बलून जो कि चाइनीज स्पाई बलून था उसको डाउन कर दिया था. ओके, उसको कहना था कि ये चाइना ने डेलिबरेटली रिलीज किया है यूएस टेरिटरी की तरफ ताकि वो कुछ एस्पियोनेज कर सके, स्पाई कर सके. देन देयर आर डिफरेंसेस ओवर सेल्फ रूल्ड आइलैंड ऑफ ताइवान. और मैंने आपको बताया है कि चाइना हमेशा क्या कहता है, वन चाइना पॉलिसी, यानी कि ताइवान इज पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना. ओके, जबकि यूएस मानता है कि नहीं, ताइवान अलग है और ताइवान इज बिगेस्ट हब ऑफ चिप मेकिंग. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि चिप मेकिंग में यूएस चाइना को कैप्चर करने देगा ताइवान. अदरवाइज चिप मेकिंग पे जो मोनोपोली बनेगी चाइना की, वो वर्ल्ड ओवर की इंडस्ट्रीज के लिए डेंजरस होगी. ओके, क्योंकि आज बिना किसी चिप के आप ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हो, ना रोबोट्स की बात कर सकते हो. ठीक है, ना ही 3D प्रिंटिंग इस टाइप की चीजों की बात कर, जो भी हम आई इंडस्ट्रियल 4.0 रेवोल्यूशन की बात करते हैं ना, वो सब, उस सब का अगर कोई एक की पार्ट है तो वो है चिप. और चिप चिप मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान इज ए लीडर. तो ताइवान को वो कभी चाइना के अंडर में नहीं जाने देगा. ओके, और ये बात चाइना भी अच्छे से समझता है, इसलिए कभी उसने ताइवानी साइड पे उतना एग्रेशन नहीं दिखाया जितना वो इंडिया को दिखाता है हिमालयन साइड में. ओके, चलिए अब हम इस समिट को ना अच्छे से डिस्कस करेंगे. एंड वन मोर थिंग कि आज से मैं आपके साथ, स्पेशली जो मेरे हमारे पेड मेंबर्स हैं,
जिन्होंने मेंस 450 प्लान भी लिया हुआ है, उनके साथ मैं हमेशा आपसे न्यूज़पेपर के एडिशन में जो भी डिटेल्स मुझे देनी होंगी, ठीक है, जैसे आज मैं आपके साथ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, तो इस तरह की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो पेड मेंबर्स हैं। ओके, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट करेगा उनकी 450 के एफर्ट्स को, क्योंकि हर चीज हर एक टॉपिक पर अगर हम मेंस 450 में 30-40 मिनट्स के वीडियो बनाने जाएंगे ना, तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट होगी। सो जो चीजें मुझे लगता है कि बस एक बार मुझे बताने की जरूरत है, बाकी आप खुद से उसको रीड कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कुछ इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत नहीं है, तो उसके मैं आपको सेल्फ रेडीमेड नोट्स दे दूंगा न्यूज़पेपर के साथ साथ ही। तो जैसे आज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में आया, तो अब हम इसको डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1989 में। और इसका गोल क्या था? कि इंटरडिपेंडेंस बढ़ानी है हमें एशिया पैसिफिक रीजन में, यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज आती हैं। पहले मेंबर्स देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले ग्रीन में आप जो देख रहे हैं ये फाउंडिंग मेंबर है सिंस 1989। ओके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, और ये छोटे छोटे इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ओके, ब्रुनई, ये सब फाउंडिंग मेंबर्स हैं। उसके बाद आप जो पर्पल में देख रहे हैं 91 में, दैट इज चाइना अलोन। तो इसने ज्वाइन किया था 91 में, यानी कि फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ये माइनर बातें याद रखनी होंगी। ओके, एपेक का फाउंडिंग मेंबर नहीं है चाइना, इसने 91 में ज्वाइन किया है। ओके, उसके बाद 93 में ज्वाइन किया मैक्सिको ने और पापुआ न्यू गिनी। अब इनका ईयर याद नहीं है रखना है, क्योंकि ये बाद में ज्वाइन हुए और इतनी बड़ी कंट्रीज भी नहीं है, बट ये याद रखना है कि हाँ, ये भी इसके मेंबर हैं। उसके बाद 94 में ज्वाइन किया चिली ने, एंड देन 98 में ज्वाइन किया पेरू एंड रशिया ने। ऑलराइट, सो ये कंट्रीज हैं एशिया पैसिफिक की। अब ये मत कहना कि इसको याद कैसे रखें, याद रखना पड़ेगा। बस ये याद रखो कि देखिए, ये पूरा पैसिफिक एशियन है हमारा, ठीक है, यहाँ से लेके इधर तक पूरा नीचे तक ये रीजन पूरा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो जो भी कंट्रीज पैसिफिक ओशन की बॉर्डर शेयर कर रही हैं, अब प्लीज वो स्टेट पीएससी वाले या स्कूल के बच्चों की तरह ना इसके निमोनिक्स मत बनाने बैठ जाना। अपनी आंखों पे जोर डालो और उससे इस चीज को याद रखने की कोशिश करो। इधर रशिया है तो बॉर्डर शेयर कर रहा है पैसिफिक ओशन के साथ, ठीक है। साउथ कोरिया, जापान इसी में लाई करते। ये वाइट जो आप देख रहे हो ना, नॉर्थ कोरिया, दिस इज द प्रॉब्लम। ये नहीं है मेंबर, ठीक है। नॉर्थ कोरिया कहीं भी इंटरनेशनल किसी का भी मेंबर नहीं होता है। क्लियर? यहाँ पर है हमारे पास वियतनाम, ये जो ब्लू में दिख रहे हैं, ठीक है, ये भी पैसिफिक के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पे थाईलैंड है, वो भी शेयर कर रहा है। अब इधर देखिए, ये ब्लू में आप जो वियतनाम देख रहे हैं, तो ऊपर आता है लाओस और बीच में आता है कंबोडिया, ठीक है। कहने के लिए तो कंबोडिया भी कहीं ना कहीं शेयर करेगा बॉर्डर पैसिफिक के साथ या गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ, लेकिन वो मेंबर नहीं है। सो रिमेंबर, जो कंट्रीज मेंबर नहीं है ना, अगर उनको भी याद रख लोगे तो भी क्विज सॉल्व कर लोगे, एमसीक्यू जो भी आएगा, ठीक है। लाओस, कंबोडिया नॉट मेंबर। लाओस तो लैंडलॉक है, बट कंबोडिया कहीं ना कहीं मेंबर नहीं है, इस बात को एम्फेसाइज करना, ठीक है। तो एक तो हमने नॉर्थ कोरिया देख लिया, दूसरा कंबोडिया देख लिया जो कि मेंबर नहीं है। बाकी जितनी भी आइलैंड कंट्रीज हैं यहाँ पर, ये सब मेंबर हैं, इंक्लूडिंग पापुआ न्यू गिनी। डोंट फॉरगेट दिस स्मॉल कंट्री पापुआ न्यू गिनी। और ये जो चाइनीज ताइपे लिखा है, इट इज नथिंग बट ताइवान। राइट, उसी तरीके से यहाँ से कनाडा आ जाता है, यूएसए आ जाता है, मैक्सिको भी आ जाता है, बट उसके बाद सिर्फ यहाँ से चिली और पेरू मेंबर हैं। ये इधर वेनेजुएला वगैरह ये सब कोई मेंबर नहीं है, ठीक है। ओनली पेरू एंड चिली यहाँ से, साउथ अमेरिका से, और ऊपर से कनाडा, यूएस, मैक्सिको। क्लियर? तो ये इसकी मेंबरशिप देख ली हमने। याद रखिएगा, फाउंडिंग मेंबर, और चाइना फाउंडिंग मेंबर नहीं है, रशिया भी फाउंडिंग मेंबर नहीं है। चलिए अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। नाउ, Apex 21 member, it aimed to create greater prosperity for the people of the region by promoting balanced, inclusive, sustainable, innovative, and secure growth, and by accelerating regional economic integration throughout Asia Pacific region. अब ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, promoting balanced, inclusive, sustainable, innovative, secure growth, ये आप अपने साउथ एशियन रीजन के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि इंडिया का जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए अपने नेबर्स के अराउंड, हमने बात की थी ना कि हमें मेक इन इंडिया की तरफ से मूव करना है मेक इन साउथ एशिया। क्योंकि सार्क डोरमेंट हुआ है पाकिस्तान की वजह से, वो अपनी जगह है, बट जो कंट्रीज बची हैं हम उनके साथ तो कोलैबोरेट करें। हम श्रीलंका को अपनी वैल्यू चेन में इंक्लूड करें, हम बांग्लादेश को अपनी वैल्यू चेन में इंक्लूड करें। राइट, जैसे अगर हमारे यहाँ आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे हेडफोन्स हो गए, ये चार्जर्स हो गए, ये श्रीलंका बांग्लादेश में ही बने, ताकि वो हमारे साथ इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो और चाइना की तरफ उनका टिल्ट ज्यादा ना जाए। चाइना क्या करेगा? चाइना उनको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकता है, उनके यहाँ इन्वेस्ट करने आ सकता है और इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ले जाएगा, बट हम आपको पार्टनर बना रहे हैं डेवलपमेंट में।
ऑलराइट, वही एक तरीका है चाइना की मसल और ये जो मनी पावर है उसको काउंटर करने का, पार्टनर बनाना है हमें साउथ एशिया। तो उसी में ये सारे वर्ड्स आपको यूज करना चाहिए, प्रमोटिंग बैलेंस्ड, inclusive, sustainable, innovative, and growth for all by accelerating regional economic integration throughout Asia Pacific की जगह यहाँ पे आपको कर देना है throughout South Asian region। और इस तरीके से बनते हैं आपके अच्छे आंसर्स। Now, this 21 member group collectively account for nearly 50% of world's trade and 57% of GDP. India was invited as observer for the first time in 2011, but India is not partner या part of this grouping। तो हमने अप्लाई कर रखा है मेंबरशिप के लिए, लेकिन हम विश्व गुरु तो बन गए हैं, लेकिन हम लोग अभी तक एपेक के मेंबर नहीं बन पाए। तो व्हाई इंडिया डिड नॉट गॉट मेंबरशिप इन एपेक, ये अब वो डायमेंशंस पे आ रहे हैं हम जो मेंस में आपसे यूपीसी एक्सपेक्ट करता है कि आप इस चीज को एनालाइज कर सकें। तो इंडिया was denied APEC membership in 2007 on the ground that its economy was not integrated in global system। ओके, हम लोगों ने उतना तेजी से इंटीग्रेट नहीं हुए थे हम लोग। हालांकि 2014 के बाद में हमने काफी ज्यादा एफडीआई लिबरलाइज कर दी है कि लगभग हर सेक्टर में। तो अब हमारा इंटीग्रेशन काफी ज्यादा हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं हमारा केस बेटर बनता है कि अब हमें इसका पार्ट बनाया जा सकता है। दिस लैक ऑफ कंसेंसस ऑन इंक्लूडिंग एनी न्यू मेंबर, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यू मेंबर आएगा वो कंसेंसस से आएगा, यानी कि कोई भी मेंबर उसके एडमिशन को अपोज नहीं करेगा। अब जब तक चाइना वहां बैठा है वो इंडिया की मेंबरशिप को कैसे एग्री करेगा कहीं। एनीवे, फियर ऑफ डिसरप्टिंग कंसेंसस प्रोसीजर्स, कि अगर मान लो चाइना की ऑब्जेक्शन के बाद भी इंडिया को यहाँ का मेंबर बना ले, तो वो फिर उनका डिसरप्ट कर देगा पूरे कंसेंसस प्रोसीजर को जो अब तक वो फॉलो करते आए। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा रीजनल स्टेटस ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया पार्ट नहीं है पैसिफिक का, ओके, वो प्रॉपरली लाई करता है इंडियन ओशन में, ठीक है। एक्स्ट्रा रीजनल स्टेटस ऑफ इंडिया माइट अंडरमाइन एपेक्स जियोग्राफिक नेट बियॉन्ड पैसिफिक रिम। अभी हमने जो इसमें देखा ये सब पैसिफिक ओशन से बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज हैं, राइट। लेकिन अगर इंडिया इसका मेंबर बनेगा तो फिर दूसरे भी मांगेंगे कि हम भी बन सकते हैं फिर। ए लार्ज ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं फिर कंट्रीज को हमेशा लगता है कि ये कंट्री कल को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ जा सकती है, ओके। APEC members do not view India's politics and policies as supportive of wide regional integration and wider trade option। अब ये वाइड रीजनल इंटीग्रेशन क्यों नहीं दिखाती हैं हमारी पॉलिसीज? अब याद कीजिए हमने क्या किया है, हमने राइस पे कितनी तरह के एक्सपोर्ट बैन लगाए, राइट। हमने बासमती राइस पे हमने लिमिट लगा दी, $1200 से नीचे आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, राइट। पार्बोल राइस है उसको हमने बैन कर दिया, ठीक है। व्हाइट राइस है उसको हमने बैन कर दिया। पार्बोइल्ड को डायरेक्टली बैन नहीं किया, इनडायरेक्टली बैन किया, मतलब 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी हमने एक्स्ट्रा। तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी तो वैसे ही वहाँ डिमांड कम हो जाती है। उसके बाद हमने वीट पे भी बैन लगाया था, ठीक है। कभी बीच में जब हमारे यहाँ ओनियन एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो हम उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा देते हैं। तो ये जो पॉलिसीज होती है ना, ये फॉरेन कंट्रीज अप्रिशिएट नहीं करती हैं कि फिर आप कहाँ से इंटीग्रेट हो रहे हो अगर आप ऐसे बैन लगाते रहोगे बार बार, ओके। वर्ल्ड ओवर बासमती राइस पे डिपेंड करती हैं कंट्रीज, यूएसए, यूरोप, वेस्ट एशिया, दीस अरब कंट्रीज, ये इंडिया का बासमती राइस प्रेफर करती हैं, बट आपने बासमती राइस पे लिमिट लगा दी एक्सपोर्ट ड्यूटी, ओके। नाउ, अब व्हाई एपेक नीड्स इंडिया? अब तो चलो हम थोड़े इंटीग्रेट हो रहे हैं तो कैसे, अब एपेक को क्या जरूरत है इंडिया की? तो हाँ बिल्कुल है। पहला, इंडिया इज रीजन्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। APEC economies, which account for 60% of global GDP, are experiencing a sluggish growth, including China। ठीक है, चाइना में इस वक्त ग्रोथ बहुत डिक्लाइन हो रही है, ओके। तो उन सभी कंट्रीज को अपॉर्चुनिटी चाहिए एक न्यू मार्केट की, और इंडिया से बड़ा मार्केट तो वर्ल्ड ओवर कहीं नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू बी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 एंड विल नीड वेल ओवर $1 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक सिर्फ मार्केट ही नहीं है इंडिया, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है इन APEC कंट्रीज के लिए। With TPP trade agreement becoming a reality, APEC needs to reinvent itself। अभी मैं इस TPP और RCEP इन पर भी आएंगे हम इसी लेक्चर में, इस पॉइंट को अभी के लिए थोड़ा सा आप होल्ड पे रखिए। On the supply side, India's labor force, which will be largest in the world by 2030, will help offset the impact of aging population and shrinking workforce in APEC countries, especially countries like Japan, okay, South Korea। इनकी एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इनके यहाँ पर वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं इनको। तो इंडिया के पास बहुत बड़ी लेबर फोर्स है इस काम के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी जापान ने हमसे
जापान ने हमसे 50,000 हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मांगे थे टू टू वर्क एज नर्सेस और केयर टेकर इन जापान। ओके, और हमने उनको जापानीज लैंग्वेज सिखाई, ट्रेन किया कुछ महीने और फिर भेजा है। ऑलराइट, क्योंकि उनके यहाँ एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। India's trade with apex economies, which has grown rapidly over last 15 years, will grow further once it join apex। तो इंडिया को भी इससे फायदा होगा अपना ट्रेड एक्सपैंड करने में। Forward-looking commitment to India's economic future is precisely the kind of bold initiative needed to boost stubbornly sluggish regional as well as global growth। ओके, तो ये हमने बात की इसकी कि एपेक को क्यों जरूरत है इंडिया की। अब हम देखते हैं कि अगर इंडिया इसका मेंबर बन जाता है तो इंडिया को क्या एडवांटेज होंगे, क्या फायदा होगा। एपेक would allow India to negotiate trade and integrate with global economy and help boost its growth। ओके, हमारे एक्सपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। India's inclusion will give a boost to its Act East policy। ओके, क्योंकि यहाँ पर सभी जो हमारी आसियान कंट्रीज है सब लगभग सभी मेंबर है। ओके, बारिंग लाओस कंबोडिया, ये दो कंट्रीज को छोड़ के। एंड इट विल फर्दर इंटीग्रेट द इंडियन इकोनॉमी इनटू एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक मिलेगी। Apart from facilitating greater regional economic integration, APEC promotes the development of small and medium enterprises in the member countries by removing hurdles for trading across border। देखिए कि जब आप एक ग्रुप का पार्ट बनते हो तो जो भी आपके ट्रेड बैरियर्स होते हैं उन सबको रिड्यूस करते हो आप। APEC mechanism and best practices will help Indian officials and businesses become more competitive and better। अब याद कीजिए कि हमारे यहाँ पोर्ट में जब मैंने आपको मेंस में लेक्चर पढ़ाया था, मेंस 450 प्लस में, तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन पोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक सिंगापुर जैसे पोर्ट है जहाँ पे 6 आवर में आपकी शिप टर्न अराउंड हो जाती है, इंडिया में 2 से 3 दिन लग जाते हैं टर्न अराउंड होने में। ठीक, तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, पेपर वर्क, कस्टम क्लियरेंस, ये सब स्लो हैं। तो वी नीड टू अडॉप्ट दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस। Now, the inclusion of India in APEC will act as a catalyst for further economic reforms in the country। क्लियर, तो ये एडवांटेज होंगे हमें अगर हम ज्वाइन करते हैं। नाउ वे फॉरवर्ड, इंडिया कुड टेक ए मोर प्रोएक्टिव अप्रोच इन इट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड नेगोशिएशन। ओके, ताकि हमारी जो इंटीग्रेशन है उसको हम शो करें, हमारी पॉलिसीज थोड़ी कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं कि आज मुंह उठा के ये बैन कर दिया, कल वो बैन कर दिया। इंडिया वुड हैव टू ओवरकम स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रोटेक्शनिस्ट, ठीक है, ये जो बैन करते हैं ना हम लोग, प्रोटेक्शनिस्ट सेंटिमेंट, एंड बिल्ड ए रोबस्ट रिलायबल लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ट्रेड रिफॉर्म। अब इसी में एक एग्जांपल क्या था कि हम लोग बैन करने वाले थे लैपटॉप, कंप्यूटर्स, पीसीज के इंपोर्ट को। राइट, तो फिर कौन कौन लेगा आपको इंटरनेशनल ग्रुपिंग में अगर आप इस तरह का एटीट्यूड रखोगे। APEC might also consider changes to its current decision making processes to mitigate concerns among current members that expanding membership will dilute the forum's impact। APEC could welcome India as a member after securing assurances that India would implement specific measures to signal its commitment to APEC's mission। APEC member countries should work together to ensure their collective and individual interests are best represented at a time of global and regional geopolitical disturbances जितने चल रहे हैं आज, यूक्रेन रशिया वॉर या वेस्ट एशिया में हमास इजराइल इम्पैक्ट, ठीक है, या चाइना का एग्रेसिव एटीट्यूड अगेंस्ट ताइवान। तो इन ऐसे टाइम पर और ऊपर से जो कोविड का इम्पैक्ट हुआ था, ओके, और अदर देन डोमेस्टिक चैलेंजेस, हर जगह राइटिस्ट गवर्नमेंट आ रही है, लोगों के प्रोटेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। It is of immense importance to find a wise solution that is designed to promote sustainable and equitable growth and development according to specific circumstances of the Asia-Pacific region। And the rise of India as one of the global economic power and its changing regional economic and political influence necessitates that India is included in APEC। This would ensure free and open trade and investment in Indo-Pacific region and foster growth। Okay। सो ये टॉपिक मैंने आपको पूरा रेडीमेड नोट्स बनाकर दिए हैं, जिस तरीके से ये मेन से पूछा जा सकता है, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आज के लिए मैं इसको ओपन रखूंगा, बट आफ्टर फ्रॉम टुमारो ये उन्हीं बच्चों के साथ शेयर होगा जो मेंस 450 प्लस प्रोग्राम का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कल का मैच बहुत अच्छा हुआ है, स्पेशली मोहम्मद शामी। ओके, तो देखा ही होगा आपने, खैर। ओके, एनएमसी। अब देखिए, हम इंडिया में हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन तो ले लेते हो आप, ठीक है, बिना स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर कंसल्ट किए। अब ये एनएमसी के साथ कई बार हो चुका है कि ये कोई डिसीजन लेता है, बाद में इसको बैकआउट करना पड़ता है। एक डिसीजन क्या लिया था इसने कि मैंडेटरी कर दिया था जेनरिक मेडिसिन कोट करना, मैंडेटरी कि आपको जेनरिक मेडिसिन ही रेकमेंड करनी होगी डॉक्टर्स को, ठीक है। इसके अगेंस्ट फिर प्रोटेस्ट हुआ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि देखिए ये
कोई इतनी श्योरिटी नहीं होती है ये जेनरिक मेडिसिन की। ओके, और हमारे यहाँ टेस्टिंग का लेवल कितना अच्छा है वो सब जानते हैं, वर्ल्ड ओवर फेमस है हम इसके लिए। तो ओके, तो इसका प्रोटेस्ट हुआ कि अगर पेशेंट इससे ठीक नहीं हो पाता तो डॉक्टर की रेपुटेशन खराब नहीं होगी क्या। ओके, तो इसके बाद फिर इसने कहा कि चलिए ठीक है, अभी के लिए मैं इसको हॉल्ट कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ कि आपने कोई डिसीजन लिया, और उसके बाद फिर प्रोटेस्ट हुआ, यानी कि आपने प्रॉपर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं की थी यहाँ पर। आप कंसल्टेशन तो करके लाइए, आप ऐसे इम्पोज क्यों करते हो ऊपर से बिना कंसल्ट किए। जिनको इम्पैक्ट अफेक्ट होने वाले हैं जो, उनसे कंसल्ट करना जरूरी होता है। अब दूसरा इन्होंने ये किया था कि इन्होंने कहा था कि 100 सीट्स ही अलाउ की जाएंगी पर 10 लाख पॉपुलेशन स्टेट्स में। ये दूसरा इनिशिएटिव लिखा है। अब इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ साउथ इंडिया में। सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स थे, पांचों स्टेट स्पेशली, ठीक है, उनमें क्या है कि उन लोगों ने ऑलरेडी इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल रखे हैं, उनके यहाँ इतनी सारी मेडिकल सीट्स हैं कि वो इस रेशियो से ज्यादा जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु को इस रेशियो के हिसाब से हार्डली एलोकेट होनी चाहिए थी 7,000 सीट समथिंग, बट उसके पास है 11,000 सीट्स। तो अब क्या चाहते हो, आपकी 11,000 में से 4,000 सीटें खत्म की जाएं। इसके पीछे एनएमसी का गोल ये था कि जैसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे झारखंड, बिहार, इनमें बहुत शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, मेडिकल कॉलेजेस की, मेडिकल सीट्स की, फैकल्टीज की। तो यहाँ से इधर शिफ्ट हो, ताकि जो इन्वेस्टमेंट आए, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हो तो आप यहाँ खोलिए, बिहार में खोलिए, झारखंड में खोलिए। राइट, इस तरह की चीजें। बट सदर्न स्टेट्स ने इसका काफी विरोध किया, तो फाइनली उन्होंने फिर से ये कहा कि चलिए अभी के लिए तो हम इस इनिशिएटिव को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बात कहने की ये है कि ये सब हो रहा है प्रॉपर, आप कंसल्टेशन करके नहीं ला रहे हो। सिर्फ टॉप पे बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप टॉप पे बैठ के रूल बना देंगे और नीचे इंपोज करते रहेंगे। और ये जो फॉर्मूला था ना, 100 सीट्स ऑफ पर 10 लाख पॉपुलेशन, देखिए ये तो सीधा सीधा अटैक था स्टेट्स पर। ठीक है, ये सीधे सीधे आपके सेंटर स्टेट रिलेशन का कन्फ्लिक्ट बनता है कि स्टेट्स को इतनी तो ऑटोनॉमी होनी चाहिए ना कि उनको अपने यहाँ मेडिकल एजुकेशन प्रमोट करना है। अब उनके यहाँ डिमांड ज्यादा है, बच्चे डॉक्टर ज्यादा बनना चाहते हैं, तो फिर ये रेशियो क्यों बीच में आ रहा है। राइट, और फिर वो स्टेट अपने खुद के पैसे से खोलना चाहते हैं स्टेट मेडिकल कॉलेज, वो भी अलाउ नहीं कर रहे हो आप। और वो भी आज के टाइम में जहां पर माइग्रेशन इतना ज्यादा है कि इट डजेंट मैटर कि आपने कहां से मेडिकल की डिग्री ली है, आप किसी भी स्टेट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो 3 months after its announcement, NMC, the country's apex medical education regulator, has suspended its decision to limit the number of MBBS seats to 100 per 10 lakh population। इसको सीधा सीधा सेंटर स्टेट रिलेशन में इंक्लूड करना, एग्जाम में कोट करना अगर क्वेश्चन आए तो। अदरवाइज इट बार्ड ऑल 5 southern states from increasing their medical seats capacity from next academic session। सदर्न स्टेट्स को कह रहे हैं कि आपकी ऑलरेडी मेडिकल सीट्स जरूरत से ज्यादा है, अब आप और एक्सपैंड नहीं करेंगे। अगर डिमांड आ रही है तो क्यों एक्सपैंड ना करें। The prescribed limit of 100 seats per 10 lakh population allowed addition of 40,000 more seats, but only in states like Bihar and Jharkhand। इनमें तो एक्सपेंशन होता नंबर ऑफ सीट्स का, क्योंकि वहां पर अभी भी 70% एफिशिएंसी है। बट सदर्न स्टेट्स ऑलरेडी एक्सीड कर रहे हैं इस रेशियो को, तो फिर उनको एक्सपेंशन करना अलाउ नहीं होता। ऑब्वियसली बात है कि आप जो प्रेजेंट सीट है उनको कमी नहीं करते, बट आप अगले साल से उनकी यहाँ मेडिकल सीट्स बढ़ानी है, नहीं बढ़ाने दोगे। नए कॉलेज खोलना है, आप नहीं खोलने दोगे। ऑलराइट, states that approval for new medical colleges and an increase in the number of MBBS seats from next academic session would be based on seats to population ratio। ये होता, ठीक है, इस रेशियो में 100 सीट्स पर 10 लाख पॉपुलेशन। बट अभी के लिए उन्होंने कहा चलिए अभी के लिए हम इसको अबेंस में रखते हैं, एंड विल इम्प्लीमेंट दिस फ्रॉम 25-26 एकेडमिक ईयर आफ्टर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एंड अंटिल कंसेंसस कैन बी डेवलप्ड। ओके, तो अगले साल भी इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा वो अभी नहीं कहा जा सकता। स्टेक होल्डर से कंसल्ट किया जाएगा सभी स्टेट से, और अगर कोई कंसेंसस बनता है सभी स्टेट्स के बीच तभी इस पे बात होगी। ओके, देयर वाज स्ट्रांग ओपोजिशन फ्रॉम सम स्टेट्स। तो और इसके पहले जो दूसरा काम क्या किया था इन्होंने गलती, इट पुट ऑन होल्ड इट्स न्यू गाइडलाइंस दैट मेड इट मैंडेटरी फॉर डॉक्टर्स टू प्रेस्क्राइब ओनली जेनरिक ड्रग्स फॉलोइंग बैकलैश फ्रॉम कंट्रीज लार्जेस्ट डॉक्टर्स बॉडी, दैट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड इंडिया फार्मास्यूटिकल अलायंस। अब इसके पीछे गोल क्या था ये 100 पर 10 लाख सीट्स लाने का, टू ensure equitable distribution of resources, especially faculty members across the country। The restriction would have allowed the addition of 40,000 more MBBS seats, okay, but only in states like Bihar and Jharkhand which have 70% deficiency। तो इससे नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ती, बट सिर्फ उन स्टेट्स में जहां पर डेफिशिएंसी है। So, as per data analyzed by Indian Express, at least 13 state and UTs have more than this recommended ratio। ओके, तो 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हो जाती जहां पर फर्दर एक्सपेंशन नहीं हो सकता था नंबर ऑफ सीट्स का या कॉलेजेस का।
और तमिलनाडु का सीधा कहना है दिस इज डायरेक्ट एनक्रोचमेंट ऑन स्टेट राइट्स बाय द सेंटर and disproportionately penalize the states which have invested heavily in public health infrastructure. क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लाउड सीडिंग हम लोग इसके सारे एस्पेक्ट्स देख चुके हैं मेंस 450 प्लस में, और मैंने कल इस लेक्चर को ओपन भी रखा था, तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं, उसको सब चीज़ें जान लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, क्योंकि क्लाउड सीडिंग के लिए ज़रूरी है क्लाउड हो और उसमें मॉइस्चर हो, तभी ये सीडिंग वर्क करती है। तो अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो कि ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम मेडिटेरियन सी, ओके, जब ये मूव करेंगे इधर पंजाब हरियाणा और दिल्ली की तरफ, तब जो क्लाउड्स आएंगे, तो उसका हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अब डिसाइड करेंगे किस तारीख को हमें ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है। ऑलराइट, ये सब मैंने हाईलाइट कर दिया, बाकी मैंने आपको मेंस के लेक्चर में पूरी बातें बता दी, मैंने सारी टेक्नोलॉजी आपके साथ डिस्कस की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब इलेक्शन वगैरह चल रहा है। ओके, साउथ चाइना सी साउथ चाइना सी में चाइना सबको परेशान करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इवन हमारे नेवी एडमिरल का भी कहना है द फ्रेजाइल सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साउथ चाइना सी in addition to violation of established code of conduct or confidence building measure poses a clear danger to order at sea. Indo-Pacific is the most militarized in the world. It further increases the probability of competition turning into conflict. Owing to the increased presence of multinational forces and differing interpretation of international laws, जैसे यूएन क्लॉज को नहीं मानता चाइना, ठीक है, और उसने क्या किया था कि अभी एक जगह पर पानी में हर्डल्स क्रिएट कर दिए थे, बैरियर्स लगा दिए थे फिलीपींस के लिए, कि फिलीपींस की शिप्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। फिर फिलीपींस ने भी थोड़ी दम दिखाई और उसने ये बैरियर्स जाके रिमूव किए, ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट है यूएसए का। ये जनरली मिलिटराइज किया जाता है इन द नेम ऑफ की एंटी पायरेसी पेट्रोल करनी होती है हमें, ठीक है, फ्रॉम गल्फ ऑफ एडन टू पैसिफिक। गल्फ ऑफ एडन कहाँ है आप बता सकते हैं क्या? ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा गल्फ ऑफ एडन एडन कहाँ है। ब्लॉकेज ऑफ स्विस कैनाल ये हुआ था, हमने ये डिस्कस किया था पोर्ट जब हम पढ़ रहे थे। और हाँ, कल हमने जब स्विस कैनाल का एक ऑल्टरनेटिव डिस्कस किया था, याद है, इसराइल से, जो कि आज तक मटेरियलाइज नहीं हो पाया है बट बनाया गया था, मुझे उसका नाम जानना है आपसे। अगर आपने कल का डिस्कशन सुना है तो आपको उस प्रपोज कैनाल का नाम याद होगा, जो स्विस कैनाल का ऑल्टरनेटिव बनेगा इसराइल के थ्रू पास होकर नेगेव डेजर्ट से। ठीक है, इसके अलावा डिसरप्शन ऑफ ब्लैक सी शिपिंग लेन ऑल्सो ड्यू टू कंफ्लिक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन। देयर इज मूवमेंट ऑफ चाइनीज वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स इन पैसिफिक। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये प्रपोज किया गया था G20 समिट के टाइम, बट अब इस वक्त जो हाल है इसराइल में, तो शायद ही ये बन पाए अभी तो। बट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर ऑल इन्वॉल्व, बट एडेड दैट इट इज नॉट विदाउट द एग्जिस्टिंग जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस, a worrying manifestation of which is ongoing conflict in Israel and Gaza. IMEC will enhance transportation efficiency, reduce logistic costs, increase economic unity, and generate employment as well as lower greenhouse gases. तो IMC की ये benefits हैं, इनको अपने नोट्स में इंक्लूड करके रखिए, ठीक है। अगर कभी ज़रूरत लगी तो हम IMC पे सेपरेटली भी पूरा तैयार करेंगे, या जैसे मैंने अभी आपको एशिया पैसिफिक फोरम पे नोट्स दिए उसी तरीके से मैं आपको IMEC पे भी सेपरेट नोट्स दे दूंगा, जो आप खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि हम इसको इंडियन एक्सप्रेस में ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट इज अ मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट इनकॉर्पोरेट्स multiple networks of shipping, railways, and roadways, and will also include electricity cables, high-speed data cables, and hydro pipeline. Okay, multi-modal project है, ऐसा नहीं कि शिप पर डिपेंड है या रोडवेज पर डिपेंड है, रेलवेज पर डिपेंड है, मल्टी मॉडल सभी तरह के। अब ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन से पोर्ट किस कंट्री में लाई करते हैं, ये मैच द फॉलोइंग में आने के पूरे चांसेस हैं आपके, ठीक है। पहला है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट एंड कांडला, ठीक है, तो ये 3 इंडिया के हो गए। उसके बाद फुजाइरा, जेबेल अली एंड आबू धाबी, ये यूएई के पोर्ट हैं, याद रखिएगा, तीनों के नाम मैच द फॉलोइंग में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सऊदी अरेबिया के कुछ पोर्ट्स हैं जो कनेक्ट होंगे इस IMEC में, ठीक है, पोर्ट्स ऑफ दम्मम, रास अल खेर एंड गुफाई गुफाई गुवाइफत। ओके, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। राइट, प्लीज ये पोर्ट्स के नाम याद रखिए, यूपीएससी पिछले 2 साल से इंटरनेशनल रीजन से इस तरह की प्लेसेस इन न्यूज को मैच द फॉलोइंग में पूछ रहा है, और ये आपसे पोर्ट 100% पूछेगा,
110% पूछेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। जी कल हमने देखा था नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का, इसने क्या कहा था कि एवरी 4 of 5 ऑर्गन रेसिपिएंट इज विमेन। बट जब डोनेट ऑर्गन डोनेट करने की बात आती है तो मोर देन 50% आर विमेन। ठीक है, विमेन ऑर्गन डोनेट ज्यादा कर रही हैं, बट रिसीव करने की बात आती है तो वो कम है उसमें। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जरा ये नंबर ऑफ गर्ल्स टॉयलेट पर फीमेल स्टूडेंट पॉपुलेशन, इसके लिए कुछ एक यूनिफॉर्म रेशियो बनाइए। ओके, और पता है इसका मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बताऊं, व्हेन आई वाज गिविंग माय मेंस, यूपीएससी मेंस, तो हम लोग को भोपाल में एक गवर्नमेंट कॉलेज एलोकेट हुआ था। आई थिंक 8th या 10th क्लास तक रहा होगा, वो गर्ल्स कॉलेज था, गर्ल्स स्कूल था। ओके, एंड वहाँ के टॉयलेट्स की जो हालत थी ना, यू सीरियसली वोंट बिलीव। अरे तो मतलब सीरियसली बहुत बुरी कंडीशन में। इवन मैनी ऑफ द गर्ल्स पेरेंट्स कंप्लेंट देयर कि ये क्या हालात हैं, क्योंकि आपको बैक टू बैक 2 पेपर देने हैं वहाँ 3 3 आवर्स के। और ये ऑब्वियसली बात है, दे विड बी नीड टू एक्सेस द टॉयलेट, बट बहुत बुरे हाल में थे। क्योंकि तो आप चाहे जितनी बातें कर लिए गवर्नमेंट बढ़ चढ़ के, बट ग्राउंड लेवल पर हालात उतने अच्छे नहीं हैं। ऑलराइट, यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट ने पहली बार गवर्नमेंट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि आपका कंटेंट जो है वो वल्गर है, वो ऑलमोस्ट पोर्नोग्राफी के ऑप्शन है, इसको रिमूव कीजिए। ठीक है, इस इनिशिएटिव को देखते हैं। क्रैकिंग डाउन ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म hosting options content, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्डर्ड 3 प्लेटफॉर्म्स, कौन से 3? हंटर्स, बेशरम एंड प्राइम प्ले, टू टेक डाउन सच कंटेंट। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम where laws pertaining to vulgarity has been invoked against OTT प्लेटफॉर्म, क्योंकि उनका मानना है कि इस पे जो कंटेंट है वो ऑप्शन है बॉर्डर लाइन पोर्नोग्राफी के ऑलमोस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने फिलहाल ये जो ऑर्डर दिया है वो दिया है अंडर आईटी रूल्स 2021, क्योंकि अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों सेपरेट हैं, एक्ट ऑलरेडी होता है, उसके अंडर आप टाइम टू टाइम रूल्स बनाते रहते हो। तो वी ऑलरेडी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके अंडर में हमने 2021 में कुछ इंटरमीडिएट गाइडलाइंस, कुछ रूल्स इशू किए, और उसमें 2 सेक्शन थे, 67 एंड 67A। 67 क्या कहता है? पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सcene मटेरियल, एंड 67A इज पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। ये दोनों सेक्शन याद रखिए, क्योंकि जब भी आप ये सेक्शन जहां मौका मिले वहां यूज करोगे ना, अगर एक सेक्शन नंबर लिखते हो तो आपके आंसर का वेटेज बढ़ जाता है काफी। आपने श्रुति शर्मा की अगर कॉपी देखी होगी तो उसमें उन्होंने काफी कुछ मेंशन की थी इस तरह की चीजें, इसलिए उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे। नाउ ऑल दी 3 प्लेटफॉर्म्स, ये ऊपर जो तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर ऑपरेटेड बाय सेम कंपनी, दैट इज वेब वर्ल्ड मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड। Now there are rising number of complaints regarding vulgarity on OTT platforms, while there are 57 registered OTT platform at present। ठीक है, रजिस्टर्ड से 57 है, बट इसके अलावा भी अनरजिस्टर्ड भी बहुत सारे चल रहे हैं। अपनी ऐप बनाइए, प्ले स्टोर पे अपलोड कीजिए और बस कुछ भी कंटेंट देते रहिए बिना रजिस्टर किए। तो काफी सारी जो कंप्लेंट्स आ रही है ना, वो अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट आ रही है, क्योंकि रजिस्टर्ड तो अपनी जगह है, सिर्फ 57 है जैसे उल्लू ऐप, बट अनरजिस्टर्ड भी काफी सारे आ रहे हैं। नाउ ऑल दीज 3 प्लेटफॉर्म्स जिनको ये बोला गया है, हंटर्स, बेशरम एंड प्राइम प्ले, ये तीनों प्लेटफॉर्म अनरजिस्टर्ड हैं। ठीक है, इसलिए इनके कंटेंट में वल्गैरिटी बहुत ज्यादा आ रही है। ओके, फिर अभी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर में ऑर्डर इशू किए गए, बट गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी अगली बार तो हम आपको इन्वोक कर सकते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, एंड इट इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। इसमें फिर आपको सिर्फ कंटेंट हटाने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको इम्प्रिजन भी किया जा सकता है इसमें। सो देर इज राइज इन ऑप्शंस एंड अब्यूसिव कंटेंट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो ये सब अभी छोड़िए, क्योंकि ये देखिए ड्राफ्ट में है, ये ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल जब पास हो जाएगा तब बात करेंगे। ये सब फालतू की बातें हैं, ये ट्रेड डेफिसिट वगैरह बढ़ता रहता है, इसको बार बार हर मंथ पे मॉनिटर मत किया कीजिए। जब हम इकोनॉमी का रिवीजन कोर्स करेंगे प्रीलिम्स का, हम एक बार में इसके सब चीजें जान लेंगे, हो जाएगा उतने में काम। नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ओके, रही बात अल्कोहल की। ठीक है, अल्कोहल को ना जो लोग कहते हैं कि यार बैन कीजिए, तो वो कहते हैं जनरली ऑन बेसिस ऑफ मोरालिटी या रिलीजन इस तरह की। ठीक है, बट गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर पाती, क्यों? उनका मेजर सोर्स है ये रेवेन्यू का। स्पेशली जीएसटी आने के बाद तो अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। अदरवाइज फिर उनकी फाइनेंशियली डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सेंटर पर। लेट मी टेल यू फ्यू पॉइंट्स।
WHO has changed its policy of some alcohol is good to no alcohol is good. और क्यों चेंज की WHO ने ये पॉलिसी? बिकॉज देवर प्रेशर फ्रॉम पब्लिक हेल्थ एंड एक्टिविस्ट ग्रुप। अब कल भी मैंने आपको बताया था कि ये एक्टिविस्ट लोगों का एक रोल बताया था। कल भी मैंने आपको जब एक एडिटोरियल डिस्कस किया था कि ये लोग प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को या यूएन बॉडी को ताकि वो इन चीजों पर बात करे। उन्होंने प्रेशराइज किया था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऑटोमेटिक वेपन्स आप लोग बना रहे हो, ये बहुत डेडली होने वाले हैं ह्यूमन बींग के लिए। ठीक है, ऑटोमेटिक वेपन। तो वहां पर भी हमने ये एक्टिविस्ट, एनजीओ, सिविल राइट ग्रुप का देखा था। और ये भी जो हो रहा है ना, यहाँ पर भी प्रेशर फ्रॉम पब्लिक हेल्थ एंड एक्टिविस्ट ग्रुप। तो इसलिए ये जो एनजीओस हैं, सिविल सोसाइटी, इनका रोल हमेशा रहेगा, हर डोमेन में रहेगा। तो जब भी इस तरह की चीजें आएंगी एग्जाम में लिखने के लिए, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देने होंगे। ये आर्टिफिशियल वाला देना होगा। इसी के बेस पे कल यूएन जनरल असेंबली ने एक डिस्कशन किया। ठीक है, और कुछ कंट्रीज एब्सटेन कर गई इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने तो अगेंस्ट में वोट किया बल्कि। क्योंकि कल वाला आर्टिकल अगर नहीं सुना है तो उसको सुन लेना। दूसरा, यहाँ अल्कोहल से रिगार्डिंग हम लोग सेम चीज देख रहे हैं। नाउ, और फिर याद कीजिए हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो भी यही कहता है। अब आप बताएंगे मुझे क्या कमेंट सेक्शन में कौन सा आर्टिकल नंबर है वो जो ये बात कहता है दैट स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। जैसे कुछ वाइन रेकमेंड की जाती है हार्ट के पेशेंट्स को, ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। मुझे आर्टिकल नंबर बताइएगा इसका। नाउ, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये अल्कोहल बैन नहीं करते हैं? बिकॉज रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इनका। अब दिल्ली की कंट्रोवर्शियल अल्कोहलिक पॉलिसी याद कीजिए, जो कि अब रिवोक कर ली गई है। इट अलाउड वेंडर्स टू गिव डिस्काउंट्स। ओके, 25% तक डिस्काउंट दिए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बॉटल पे एक बॉटल बियर फ्री। देखिए, बहुत सेल हुई थी उस टाइम दिल्ली में। और इतना ही नहीं, जब कोविड चल रहा था ना, तब दिल्ली गवर्नमेंट नई चीज लेके आई थी, हम होम डिलीवरी करवाएंगे आपके लिए अल्कोहल की, क्योंकि रेवेन्यू चाहिए था। कोविड के टाइम तो और ज्यादा खर्चे बढ़ गए थे। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर नॉट रेडी टू गेट अल्कोहल इनटू द जीएसटी स्कीम। आज तक की जीएसटी डायग्राम में सिर्फ इसलिए नहीं आ पाया है क्योंकि स्टेट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, वो ये रेवेन्यू नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज दे फियर फॉर गोइंग रेवेन्यू। गुजरात की बात करें तो वहां पे प्रोहिबिशन है बिकॉज ऑफ गांधीयन लेगेसी। गांधी जी हमेशा से इसके बहुत अगेंस्ट थे। तो एज अ रिस्पेक्ट वो चीज हमेशा से गुजरात में रही कि नहीं, हम नहीं अलाउ करेंगे शराब अपने यहाँ। मिजोरम की बात करें तो वहां पर भी प्रोहिबिशन हुआ करता था कभी। ये क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट है, तो वो भी रिलीजन के अगेंस्ट मानते थे इसको। बट कुछ प्रोटेस्ट हुए और फिर इनको अलाउ करना पड़ा कि चलिए लोकल वाइनर्स को हम अलाउ करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा रास्ते होते नहीं है वहाँ। कंसेप्ट ऑफ ऑफिशियल ड्राई डेज होता है कि जैसे गांधी जयंती है तो आज ड्राई डे रहेगा, अल्कोहल कंजम्पशन बंद रहेगा। बट ये सब है ना, पहले से पता होता है, तो लोग क्या करते हैं लोग कुछ नहीं करते, वो एडवांस में खरीद के रख लेते हैं। Now, neither the politicians nor the bureaucracy have health at the core of the policy. कोई भी, चाहे वो शराब बैन कर रहा हो या चाहे वो शराब अलाउ कर रहा हो, किसी को भी हेल्थ का कंसर्न नहीं है। कोई रेवेन्यू के बारे में सोच रहा है, कोई कह रहा है हमारी लाइवलीहुड चली जाएगी, कोई कह रहा है हमारा एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, हमारा बिजनेस चला जाएगा। बट अल्टीमेटली हेल्थ पर किसी का फोकस नहीं है कि ये कितना ज्यादा हेल्थ को बिगाड़ रहा है। जब आप काफी साल पीते रहते हो लगातार, तो वो आपके ब्रेन को भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है। नो, अप्रोच सेम रखा गया जैसा टोबैको कंट्रोल के लिए रखा गया था। पहला, लिमिटिंग एक्सेस। वो कैसे लिमिट किया हमने? लाइसेंसिंग और एज बार लगाकर। बट इवन यार, भले ही आप एज लिमिट लगा दो 21 साल 25 साल, वो 18 साल के लड़के भी पी रहे हैं आजकल। रेसिंग टैक्स, टैक्स बढ़ा दो आप इस पे, बट दिल्ली सरकार तो उल्टा डिस्काउंट दे रही है। प्रोहिबिटिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग इतनी अलाउ नहीं है अब अल्कोहल वगैरह की। ठीक है, रेजिंग अवेयरनेस। However, their enforcement is quite weak. The advertising ban are in place, but alcohol firms have flouted them using surrogate advertisement. अभी surrogate advertising का क्या मतलब है? अब मैं चाहूँ तो इस पे आपको पूरा का पूरा 20 मिनट का लेक्चर दे सकता हूँ, बट मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब है, सपोज कीजिए कि आप क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे हो, वहां पर अगर क्रिकेटर्स की जर्सी पे लगा दिया जाए, ठीक है, सपोज उनकी जर्सी पे, और फिर आप बस बड़ी स्क्रीन पे क्रिकेटर दिखा रहे हो वहां पे, वो क्रिकेटर, ठीक है, और उसकी यूनिफॉर्म पे क्लियर दिख रहा है सामने रॉयल चैलेंजर्स, रॉयल चैलेंजर, तो वो एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि वो उनको स्पॉन्सर कर रहा है क्रिकेटर्स को, ठीक है, उनकी एक टीम बना के बकायदा खिला रहा है उनको, तो अब ये तो नहीं कह सकते एडवर्टाइजमेंट, बट ये इनडायरेक्टली तो एडवर्टाइज ही कर रहा है ना वो रॉयल चैलेंजर्स की। आरसी की एडवर्टाइजमेंट ही हो रही है, तो उसे कहते हैं सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली एडवर्टाइज ही कर रहे हैं। ओके, ऑल दिस आर नॉट यूजफुल। स्टेबल बर्निंग, आई थिंक यार बहुत बातें कर चुके हैं इस पे। मेंस में हमने 450 में पूरा लेक्चर भी देखा है। कल भी एक आर्टिकल आया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ 9 पॉइंट्स हैं एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो आप सेल्फ पढ़ के अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसको अब बार बार नहीं देखना है हमें।
ओके, अब हम आते हैं यूके और इनकी एफटीए टॉक। तो हमने पहले जब बात की तो हमने कहा था कुछ कंट्रीशियल इश्यूज क्या है, एक तो रूल ऑफ ओरिजिन, कि कोई चीज बन किसी और कंट्री में रही है, बन चाइना में रही है, श्रीलंका के साथ हमारा एफटीए, वो श्रीलंका में ला रहे हैं और कह रहे हैं वहां पर स्टिकर लगा के कि ये मेड इन श्रीलंका है और अब जीरो ड्यूटी लगाकर आप इंडिया में इंपोर्ट कर लीजिए, तो हम क्यों करेंगे? आप ये बताइए कि ये बनी है क्या श्रीलंका में प्रॉपर, या बस स्टिकर चिपकाया गया है? उसे कहते हैं रूल ऑफ ओरिजिन। ठीक है। दूसरा था आईपीआर रिजीम को लेकर। इंडिया फार्मेसी है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा दवाइयां हमारे यहाँ बनती है, लेकिन दवाइयों के पीछे जो रिसर्च होती है, जो फॉर्मूला तैयार किया जाता है, वो सब जो होता है ना, वो यूके में बहुत ज्यादा होता है, वहाँ के साइंटिस्ट लोग ज्यादा करते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारी पेटेंट्स वगैरह प्रोटेक्ट किए जाएं। ओके। तो ये दो कंडीशन इश्यूज थे। तीसरा, अब यूके नई चीज लेके आया है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं अपने यहाँ, तो आप लोग हमारे यहाँ इंपोर्ट करते हैं ना, तो आप 100% ड्यूटी लगाते हो उनपे, ये ड्यूटी वेव ऑफ कर दो या कंसेशन दे दो कुछ। Okay, UK has sought tariff concessions on electric vehicles in FTA negotiation to gain better market access in the Indian automobile market, which is world's third largest market. It is UK ने अपने सामने एम रखा है, स्पेशली लंदन ने, कि फेज आउट करना है हमें आईसी इंजन, यानी कि जो आज ये डीजल पेट्रोल इंजन है, इनको फेज आउट करना है बाय 2035। तो ऑब्वियस बात है कि फेज आउट करने की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। तो इट इज एमिंग टू बूस्ट ईवी एक्सपोर्ट आउटसाइड बियॉन्ड यूरोपियन यूनियन। तो वो इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन इंडिया इस पे इम्पोज करता है 100% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड कार्स, जो कि यूके चाहता है कि इसमें कंसेशन दीजिए या हटा दीजिए। ओके। इसके अलावा दो कंडीशन इश्यूज और हैं, रूल ऑफ ओरिजिन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये हम बात पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट, इंडिया यूएसए ऑफर आईपीईएफ मेंबर्स इंक सप्लाई चेन रेजिलियंस पैक्ट, ये पैक्ट साइन कर लिया है। तो अब उसके लिए मुझे पहले आपको ये पूरा टॉपिक बताना होगा। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने नोट्स पर, ये सब मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप में, क्योंकि वहां पे आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। What is IPEF? See, US-led initiatives are that aims to strengthen economic partnership among participating countries to enhance resilience. Resilience किसके अगेंस्ट? चाइना के डोमिनेंस के अगेंस्ट। सबसे पहले कोविड चाइना में आया था, सबसे पहले लॉकडाउन चाइना ने लगाया था, तो इससे क्या हुआ था, पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी। ओके। तो इसके अगेंस्ट रेजिलियंस क्रिएट करना है कि अगर एक चाइना आज लगभग हर वर्ल्ड की हर कंट्री के साथ सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है, ठीक है, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। अगर आप देखेंगे चाइना ऑलमोस्ट 4000 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। ओके। और इसमें से हार्डली 110 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है इंडिया के साथ। और लोगों का कुछ चाय की दुकान में बैठ के कहना है कि चाइना का सामान बैन कर दो, चाइना की हालत खराब है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। 110 बिलियन डॉलर का ट्रेड, और कहाँ 4000 बिलियन डॉलर, ट्रिलियन, 4000 बिलियन, ओके, 4 ट्रिलियन या 4000 बिलियन, 4000 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहा है वो, उसको 110 बिलियन डॉलर के ट्रेड से क्या फर्क पड़ जाएगा? ये सब फालतू की बातें हैं। एनीवे, टू एनहांस रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फेयरनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडो पैसिफिक रीजन, IPEF was launched jointly by USA and other partner countries of Indo-Pacific region in 22 at Tokyo। ठीक है, बाद में लॉन्च हुआ है, वो 89 में लॉन्च हुआ था जो हमने ऊपर देखा था। मेंबर्स, तो चलिए मैप पे देखते हैं मेंबर्स, ये रहे। अब देखिए, अब मेंबर्स ओवरलैप करेंगे इससे और वो जो एशिया पैसिफिक वाला था, ठीक है। इधर से तो सिर्फ यूएस आ रहा है, वन थिंग, ठीक है, ना मैक्सिको आ रहा है, ना कनाडा आ रहा है, ना इधर से चिली पेरू आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा। इस साइड से सिर्फ यूएस आ रहा है, ठीक है। ऊपर से जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड दिस इंडिया। नाउ सी, जब हम आसियान प्लस 6 पार्टनर्स की बात करते हैं तो उसमें 6 पार्टनर्स कौन से होते हैं? यही सब होते हैं ना, चाइना के अलावा जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, आसियान प्लस 6। ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज है ना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ऑलरेडी यूएसए के काफी क्लोज हैं, इंक्लूडिंग फिलीपींस। ठीक है, ये ऑलरेडी काफी क्लोज है। तो चाइना के अगेंस्ट ही रेजिलियंस क्रिएट करने के लिए, चाइना का जो डोमिनेंस है ट्रेड में, उसी के अगेंस्ट रेजिलियंस क्रिएट करने के लिए ही ये बनाया गया है। ओके। तो ये कंट्रीज तो याद रह जाएंगी मेजर। उसके अलावा वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई एंड इंडोनेशिया, ठीक है, ये कंट्रीज उसकी भी पार्ट थी। एंड वन मोर थिंग कि ये 13 कंट्रीज हो गई, इसके अलावा फिजी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। छोटी सी आइलैंड कंट्री है बट इसने भी ज्वाइन किया हुआ है बाद में। ओके। सो फिजी को मिस मत कर देना, 14 कंट्रीज हैं अब। चलिए, ये ना 4 पिलर पे बिल्ट है। पिलर 1, ट्रेड। इट फोकस ऑन एनहांसिंग ट्रेड एंगेजमेंट अमंग आईपीएफ। एक तो देखिए, इसकी अच्छी बात यह है कि 4 पिलर में से अगर आपको लगता है कि यार
मैं ये ग्रुप तो ज्वाइन करना चाहता हूँ लेकिन मुझे ये आपके इस पर्टिकुलर पिलर से एग्री नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, वॉलेंट्री है एकदम। आप चाहो तो चार में से कोई सा एक पिलर ज्वाइन कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, जरूरी नहीं है कि अगर आप इसके मेंबर बने तो चारों ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। It focuses on enhancing trade engagement among IPF partner countries. It aims to promote economic growth, peace and prosperity in the region. India has joined pillar 2 to 4. ये जो फर्स्ट पिलर है ट्रेड वाला, ये इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। While it has observer status in pillar 1. ठीक है, सिर्फ हम ऑब्जर्वर स्टेटस लिया हमने पिलर 1 में, हमने ज्वाइन नहीं किया है। सेकंड पिलर क्या है? सप्लाई चेन का, यही इसी के रिगार्डिंग न्यूज है। पिलर 2 इज सप्लाई चेन। It seeks to make supply chains more resilient, robust, and well integrated. Emphasize crisis response measures and cooperation to mitigate disruption. It focuses on improving the logistics, the connectivity, and investment in critical sectors. It aims to enhance workers' role through upskilling and reskilling initiative, यानी कि लेबर्स। ओके, थर्ड पिलर है क्लीन इकोनॉमी को लेकर। इट एम्स टू एडवांस कॉपरेशन ऑन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। इट फोकस ऑन रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, कमर्शियलाइजेशन करेंगे उन टेक्नोलॉजीज का, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी। अब इसी में आप याद कर लीजिए ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने आपको इस पे ऑलरेडी मीन्स 450 प्लस में एक लेक्चर दिया हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन का। ओके, और उसका गोल यही था कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको बहुत एफिशिएंटली इसकी कॉस्ट को कम कर सकें। अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में ऑलमोस्ट खर्च होते हैं 350 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब इतना महंगा प्रोडक्शन करेंगे तो कौन इसको एज अ फ्यूल यूज करेगा। और हमारा गोल भी यही है, 1+1+1 स्ट्रेटेजी। वो यही कहती है कि हमें इसका खर्चा लाना है $1, यानी कि अराउंड 85 रुपीज। $1 फॉर 1 kg इन 1 decade। ठीक है, ये 111 इनिशिएटिव याद रखिएगा, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इट एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन इंडो पैसिफिक रीजन। और फोर्थ है फेयर इकोनॉमी। इट फोकस ऑन इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव एंटी करप्शन एंड टैक्स मेजर्स। इट हाईलाइट इंडिया स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इन इम्प्रूविंग लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट करप्शन। ओके, अब मुझे आपको दिखाना है तीन चीजें। ये आईपीएफ जो हमने ऊपर डिस्कस किया, इसके अलावा आरसेप है, ठीक है, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, और एक है टीपीपी। अब इसमें देखिए कि मेंबर्स ओवरलैप कितने हो रहे हैं। पहले टीपीपी हालांकि प्रपोज ओबामा ने किया था, बट ट्रम्प के टाइम यूएसएस से बाहर निकल गया, तो यूएसएस का पार्ट नहीं है। कनाडा है, मैक्सिको है, उसके अलावा पेरू, चिली, यानी वो ईस्टर्न कोस्ट वाली जो कंट्रीज हैं वो चारों आ जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो ओवरलैप कर रही हैं वो ये कर रही हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, ये सब मिलकर बनाती हैं टीपीपी कंट्रीज। ओके, उसी तरीके से अगर इन पूरी कंट्रीज में, ये यहां से यहां तक, इनमें हम लोग साउथ कोरिया को और ऐड कर लें, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इनको भी ऐड कर लें, और साथ में चाइना, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया आ जाता है, तो फिर ये बन जाता है आरसेप, 15 मेंबर लेड बाय चाइना। ओके, तो ये इनकी मेंबरशिप हो जाती है। वापस आते हैं न्यूज आर्टिकल पे। तो ये सप्लाई चेन रेजिलियंस, ओके, सेकंड पिलर की बात हो रही है। इंडिया, यूएस एंड 12 अदर मेंबर्स, 14 मेंबर्स इन टोटल इंक्लूडिंग फिजी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इन्होंने एंटर कर गया है फोर्स में सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट दैट एम्स टू कट डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड हेल्प शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रूशियल गुड्स टू मेंबर नेशन। 14 कंट्रीज का इनिशिएटिव है, 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कवर करता है, एंड थर्ड ऑफ ग्लोबल गुड्स एंड सर्विस ट्रेड को कवर करता है। It is first of kind international agreement that will fortify and strengthen global supply chains, foster adaptability, stability and sustainability. ये 4 pillars हैं इसमें, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। इंडिया हैज जॉइंड ऑल पिलर्स एक्सेप्ट ट्रेड। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता है, दैट इज वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर। ओके, और इसी पे बेस काफी सारी क्रेडिट एजेंसीज जो होती हैं वो अलॉट कर रही हैं कि इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं। तो इंडिया ने यही कहा है कि आप पहले तो ये वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर जो पब्लिश कर रहे हो ना, इस पे जरा ट्रांसपेरेंसी लाइए कि आपने किस हिसाब से डिसाइड किया है कि हमारे यहाँ का गवर्नेंस कैसा है, क्या है। तो इंडिया का हमेशा का एटीट्यूड रहता है कि ट्रांसपेरेंसी लाओ, पहले हम नहीं बिलीव करेंगे आपकी रैंकिंग में। ओके, ना ये जो टनल वगैरह जो अभी वहां पर गिरे हैं उससे रिलेटेड है। देखिए, टनल बनाने की दो टेक्नोलॉजी होती है, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, यानी कि एक गड्ढा खोदेंगे, उसमें अंदर बारूद बिछाएंगे और फिर ब्लास्ट कर देंगे। और दूसरी होती है टनल बोरिंग मशीन, जो दिल्ली में मेट्रो वगैरह के जो टनल बनाए जाते हैं उसके लिए यूज होती है। ठीक है, एक ऐसी गोल इतनी बड़ी मशीन होती है जो सामने की जमीन को काटती जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। ये ज्यादा सेफ होती है क्योंकि इसमें ऊपर बैरियर होते हैं जो पीछे स्टेबिलिटी देता जाता है कि वो गिरे ना। नाउ डीएम, this drill and blast,
इसमें ड्रिल किए जाते हैं होल इनटू रॉक एंड लोड देम विद एक्सप्लोसिव एंड डेटोनेट कर दिया जाता है तो रॉक ब्रेक कर जाएगा। और दूसरा जो है ये मशीन टीबीएम हमारी टनल बोरिंग मशीन, इट इज मोर एक्सपेंसिव, 200 करोड़ की आती है एक, बट मच सेफर। It bore the rock from the front while supporting the excavating tunnel behind the machine by installing a precast concrete segment. The imported TBM are used, each of them cost up to 200 crore. TBM can't be used to drill through very tall mountains. Okay, this is one problem कि जो हम लोग डेलीमीटर के लिए यूज कर रहे हैं ना, ये मशीन बोरिंग मशीन, ये माउंटेन्स में यूज नहीं की जा सकती। TBMs are ideal for situations in which the rock cover is up to 400 मीटर tall, उससे ऊपर नहीं। तो हिमालयस में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें ब्लास्टिंग मेथड ही यूज़ करना पड़ता है। क्या इकोनॉमी हिमालयन रीजन काफ़ी फ्रेजाइल है? तो हाँ, वो यंग माउंटेन है, 42-50 मिलियन ईयर्स एगो ही बने हुए, और वो अभी भी उनकी हाइट बढ़ रही है बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन इंडियन टेक्टोनिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। Tunnels do not destroy the ecology of the mountain. In fact, tunnel building technology is around for 200 years old, and if executed properly, tunnels aren't dangerous. तो कभी अपने आंसर में ये मत देखना कि टनल्स बनाना नहीं चाहिए हमें इन माउंटेन से, हम नहीं, टनल बनाना अनसेफ नहीं है, बट प्रॉपरली कि वो थोड़ा अच्छे से पहले उस पत्थर को स्टडी किया जाए। What is required is it thoroughly investigate the rock, sending the seismic refraction waves through the rock to check which patches are fragile or solid. In India, engineers dig a borehole into the rock to extract a core sample and then send it to petrographic analysis. वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है इनका कि इनमें मिनरल कंटेंट क्या है, ग्रेन साइज क्या है, इनका टेक्सचर क्या है, अदर फीचर्स दैट हैव ए बियरिंग ऑन मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द सैंपल। Such investigations have helped determine if the rock can take the load of overburden or not. Okay, so that's it I think for this session. Yes, okay. ऑलराइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और जो पीडीएफ है एक्स्ट्रा नोट्स की वो मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आज ओपन है सबके लिए, लेकिन कल से वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ शेयर की जाएगी जो मीन्स 450 प्लस का पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो टॉपिक 450 पर्सपेक्टिव से ही बनाए गए हैं। ओके, दी ओनली थिंग इज कि वो मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आपको डायरेक्टली नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।